नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रभावी कंपटीशन हब में। और इस वीडियो में हम लोग अगेन अपना जो सेकेंड वीडियो है, ये बिहार स्पेशल का करंट अफेयर का, उसको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में फटाफट 100 में 55 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब हम इससे आगे जो भी 100 तक के क्वेश्चन है और उससे भी आगे जो भी अगला टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर बिहार के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उस केस में आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। और इस चैनल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही नहीं, करंट सिर्फ बिहार स्पेशल नहीं, स्पीडी को भी कवर कराऊँ। और आपको मैं जितने भी बिहार से रिलेटेड जो कंटेंट होगा, जैसे कि बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद की किताब है, उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। लूसेंट है, लूसेंट को भी कवर करूँगा। क्राउन की किताबों को भी कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसीडर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो पहला इनलैंड कंटेनर डिपो की पॉइंट यही है, किसके लिए? कृषि के लिए। ये बिहार के फतुहा में, फतुहा जो कि पटना के पास पड़ता है, वहाँ पे बनाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड बन गया है बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण। बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है पूर्णिया। इसका सही आंसर है पूर्णिया। अगला सवाल है, 18 वर्ष के ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला? तो इसमें क्या है ना, टोटल जो है पॉपुलेशन को 18 वर्ष इस जिले में उसको डबल डोज, पहली डोज पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये जिला है पूर्वी चंपारण। अगला है, बिहार का पहला बैम्बू गार्डन। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन जो है बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला ईट राइट कैंपस जो है एफएसएसआई के द्वारा फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, द्वारा घोषित किया जा रहा है। ये नवादा जेल में बनाया जाएगा, नवादा जेल में। ठीक है। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक, माँ ब्लड बैंक, ये ऐसा ब्लड बैंक है जिसमें कॉमर्शियल मतलब खरीद बेच नहीं होगा, जिसको जरूरत होगी उसको ब्लड दिया जाएगा। ये बनाया जा रहा है पटना में, ये बनाया जा रहा है पटना में। माँ ब्लड बैंक इसको कहते हैं। बिहार का पहला कोसी सफारी, बिहार का पहला कोसी सफारी सुपौल जिला में, नौका विहार सुपौल जिला में शुरू किया गया है। बिहार का पहला जू सफारी, ये राजगीर नालंदा में। और नेचर सफारी, पहला नेचर सफारी, ये भी राजगीर नालंदा में। तो राजगीर नालंदा से 2 क्वेश्चन है आपका, पहला जू सफारी और पहला नेचर सफारी, ये दोनों राजगीर नालंदा से रिलेटेड है। ठीक है, राजगीर नालंदा से रिलेटेड है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये बनाया जा रहा है दरभंगा में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है दरभंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, पहला तो दरभंगा है, दूसरा जो है वो सुपौल है। दूसरा जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है वो सुपौल में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? वनों के लिए कॉलेज है, वनों से रिलेटेड आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहला वानिकी कॉलेज जो है ये मुंगेर में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? बिहार का पहला जो है मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर ये भागन बिगहा नालंदा में बन रहा है। भागन बिगहा नालंदा में बन रहा है बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, भागन बिगहा नालंदा में। ठीक है। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया था? तो इसमें क्या है कि ड्रोन में, ऐसे जो ड्रोन होता है ना, ड्रोन में फसल से रिलेटेड पेस्टिसाइड को लोड करके इसको उड़ाया जा रहा है। और जो खेत में जहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे पेस्टिसाइड की जरूरत है तो इसी से छिड़काव किया जा रहा है। तो ये हुआ है बेगूसराय में, ये हुआ है बेगूसराय में। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना में। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कौन सा बना है? पहला जैविक कृषि ग्राम जो बना है वो केडिया ग्राम बना है, जमुई का। पहला जैविक कृषि ग्राम बना है केडिया ग्राम, जमुई, केडिया ग्राम, जमुई। ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क बिहार का चनपटिया पश्चिम चंपारण में बनाया जा रहा है। ठीक है, चनपटिया पश्चिम बंगाल में बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क चनपटिया पश्चिम चंपारण में। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला। यहाँ पे कागज की इस्तेमाल ही नहीं की जाएगी, सब कुछ डिजिटल होगा। ये है सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, यह है सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग पटना। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। बिहार का डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? बिहार का पहला है, ये पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है छपरा। और अगर पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है तो 3.5 किलोमीटर। और ये भी अगर पूछ ले कि दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है तो वो पटना में बन रहा है, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज के बीच में ये डबल डेकर फ्लाईओवर रहेगा। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल, बिहार का सबसे बड़ा ये मॉडर्न कार्गो टर्मिनल है। ये कहाँ निर्माण किया जा रहा है? इसका निर्माण किया जा रहा है सारण जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। मछली दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मछली दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है विक्रमगंज रोहतास में। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? ये प्रपोज्ड है। ठीक है, ये बनाया जाएगा औरंगाबाद से जयनगर। ठीक है, औरंगाबाद से जयनगर के बीच में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो अभी तक जो चल रहा था वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ओनली इंग्लिश में चल रही थी, लेकिन NIT पटना ने ये पहल शुरू की है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। ठीक है, हिंदी में कराई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया? तो चाय सबसे ज़्यादा हमारे स्टेट की बात करें तो किशनगंज में होता है और इसी की वजह से वहाँ की महिलाओं को जो दिक्कतें हो रही थी उनके लिए सोचने के बाद काफ़ी वहाँ की चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है किशनगंज में। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना? ये बना है, ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है कुसियार गांव और अररिया में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनकर तैयार हो चुका है। बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है? तो ये डोभी गया में बन चुका है। बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है सुपौल जिले में। बिहार का तीसरा जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क जो बनेगा वो सुपौल जिले में बनेगा। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मंदार पर्वत बांका में। पहला तो आपको पता ही है राजगीर में है, दूसरा जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये उद्घाटन इसका हो चुका है मंदार पर्वत बांका में। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रचित राज की मृत्यु हो गई और पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल थे। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है डोभी गया में। ठीक है, डोभी गया में बन रहा है। बिहार का पहला नगर वन ये ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में बन रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ये राजगीर में बन रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वो राजगीर में बन रहा है। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय के ने टेस्टू बछिया को जन्म दिया है? तो ये जिला है बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय जिले में एक गाय ने टेस्टू बछिया को जन्म दिया है। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे, इसकी मम्मी का नाम है अनीता देवी, सहरसा की रहने वाली है और इसने जन्म दिया है एक बच्चे को टेस्ट ट्यूब से। IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया है, ये तैयार किया है किशनगंज ने। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला ये बन गया है जहानाबाद। 100% डिजिटल हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है कहाँ पे? ये कैमूर में बनने जा रहा है। पहला कहाँ पे है?
वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पे है? ये वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है। लेकिन अभी जो दूसरा बनने वाला है वो कैमूर में बनेगा। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? बिहार का पहला रबर डैम बन रहा है फल्गु नदी गया के ऊपर, फल्गु नदी के ऊपर गया में। बिहार का पहला रामसर साइट ये कांवरताल बेगूसराय में बन चुका है ऑलरेडी, कांवरताल बेगूसराय में। बिहार का पहला साइंस सिटी कहाँ निर्माण किया जा रहा है? ये निर्माण किया जा रहा है पटना में। बिहार का दूसरा एम्स ये दरभंगा में बनाया जा रहा है। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल पूछा है इसमें। पहला प्रमंडल बन गया है आशियाना नगर पटना। आशियाना नगर पहला पटना का जो है ये पहला प्रमंडल बन चुका है प्रीपेड मीटर लगाने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये। चलिए ठीक है, ये 100 हमारा फटाफट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य। आगामी लक्ष्य को डिस्कस करते हैं। बिहार सरकार ने कुछ लक्ष्य लिए हैं कि ये लक्ष्य हम इतने आगामी सालों में पूरा करेंगे। तो बिहार का पहला जो लक्ष्य है, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य, यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, ये कब तक का लिया गया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक, वैसे प्लास्टिक होते हैं जो आप लोग थैले में लेके आते हो ना सामान, वो सिंगल यूज होता है। उसको एक बार यूज करोगे उसके बाद बेकार हो जाता है, उसको फेंकना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है उससे, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इतनी जल्दी डिग्रेडेड नहीं होता है, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आजकल तो पशुओं के पेट में चला जाता है, बहुत सारी दिक्कतें। तो बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य जो है 1 जुलाई 2022 का रखा गया है। इसी साल 1 जुलाई 2022, अब आने वाला ही ये समय, देखते हैं कंप्लीट है होगा कि नहीं। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य। 25 करोड़ मानव दिवस से क्या मतलब है? मतलब 25 करोड़ लोगों को काम देना, मतलब 25 करोड़ डेज हो जाएंगे अगर देखा जाए तो। एक आदमी अगर 25 करोड़ दिन काम करे तो 25 करोड़ मानव दिवस हो जाएगा वो। तो ये टारगेट लिया गया 2022-23 में। मनरेगा के तहत बिहार में 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य 2022-23 का लिया गया है, ठीक है। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य। जीविका की सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत ये 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य लिया गया है। जीविका एक एनजीओ टाइप का है, ये काम करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, ठीक है। और इस पे एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने हेल्प किया है इसको, वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है जीविका ऑर्गेनाइजेशन को। और इसकी एक स्कीम है दीदी की पौधशाला योजना, इसमें 2 करोड़ वृक्षारोपण पौधारोपण करने का टारगेट लिया गया है। किस साल तक? 2022-23 तक, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य कब तक का लिया गया है? 2022-23 तक का। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य लिया गया है, 2022-23 का टारगेट लिया गया, ठीक है। 6000 किलोमीटर ग्राम संपर्क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तो मुख्यमंत्री था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य लिया गया है, कब तक का? ये भी 2022-23 का है। यहाँ पे 6000 है, मुख्यमंत्री जी 6000 किलोमीटर बनाएंगे ग्राम संपर्क योजना के तहत। प्रधानमंत्री जी बिहार में 2500 किलोमीटर बनवाएंगे, ठीक है। विष्णुपद जो मंदिर है, ये इसके पास फल्गु नदी में रबर डैम को पूर्ण करने का लक्ष्य लिया गया है अगस्त 2022 में। तो रबर डैम सबसे पहले पूछ लेगा कहाँ बन रहा है, तो फल्गु नदी गया में बन रहा है। और इसको टारगेट जो लिया गया है कंप्लीट करने का, वो अगस्त 2022 का लिया गया है। अच्छा, विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य लिया गया है। मतलब कि जो विष्णुपद मंदिर है उसके सामने फल्गु नदी है और उस नदी में हर पूरे वर्ष जल रहे। होता क्या है कि सीजन जब बारिश होती है जल रहता है, और जब बारिश खत्म होती है तो जल खत्म हो जाता है। तो ऐसे इसको जोड़ने का प्लान किया जा रहा है। तो इसमें ये टारगेट कब तक पूरा हो जाएगा कि इसमें वर्ष भर जल रहा है? तो ये अक्टूबर 2023 तक का टारगेट लिया गया है। अक्टूबर 2023 तक का टारगेट लिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा। ये 2025 तक का लिया गया, 2020 से लेकर 2025 तक का है ये, ठीक है। इस बीच में 7 लक्ष्य, नए 7 लक्ष्य जो है
अंडर आत्मनिर्भर बिहार 7 लक्ष्य 2 है, ये इसका टारगेट है। पहला जो था ये 15 से लेकर 20 तक का था और अभी है 20 से लेकर 25 तक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक है? पटना मेट्रो रेल परियोजना कब तक कंप्लीट हो जाएगी? कहने का मतलब ये हो जाएगी सितंबर 2024। तो आपको भी फैसिलिटी मिलेगी मेट्रो में ट्रैवल करने का। सितंबर 2024। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य किस साल तक लिया गया? तो 2030 तक बिहार सरकार ने कहा है कि जो भी जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका हम लोग आधा कर देंगे, उसको कम करके आधा तक लाया जाएगा। मतलब कि सड़क दुर्घटनाएं तो होंगी लेकिन उसको कम करने का टारगेट लिया गया है। इसके लिए अच्छी सड़कें बनेंगी, जो कई जगह ब्लाइंड हो जाता है सड़क, वहाँ पे कर्व दिए जाएंगे, सिग्नल्स लगाना, बहुत सारी चीजें हैं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार ने कब तक कर लिया? ये भी 2030 तक कर लिया है। ठीक है, सड़क दुर्घटना को 50% करने का और 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 का है। उच्च शिक्षा में के लिए 50% सकल नामांकन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जिसको कहते हैं, इसको सकल नामांकन अनुपात को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी बोलते हैं इंग्लिश में। 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब हासिल करने का लक्ष्य उच्च शिक्षा में बोला जा रहा है, तो 2035 का लिया गया है। 2035 का लिया गया है। इसमें होगा क्या कि जो भी लोग हाई स्कूल मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग लोअर शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनमें से एटलीस्ट 50% का टारगेट ले रहे हैं ये लोग कि उनका नामांकन हो जाए उच्च शिक्षा में। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक का लिया गया है? ये लिया गया है मार्च 2025 तक का। मार्च 2025 तक का ये लक्ष्य लिया गया है। ठीक है, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन 0 कर दे, इसका लक्ष्य कब तक का है? तो ये 2040 तक का लक्ष्य लिया गया है कि बिहार में 0 कार्बन होगा। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉसिल फ्यूल वाली जो गाड़ियां हैं उसको बंद करना पड़ेगा, जो कोल बेस्ड इंडस्ट्री चलती है उसको बंद करना पड़ेगा, काफी सारा काम करना पड़ेगा। 2040 तक का टारगेट है, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य, बिजली जो भी खपत होती है उसका 10% सोलर एनर्जी से लिया जाए, उसका लक्ष्य लिया गया है 2023 का। उसका लक्ष्य लिया गया है 2023 का, तो ये बहुत जल्दी का है, मतलब अगले साल तक हो जाना चाहिए 10% सोलर से एनर्जी। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, वेस्टर्न कोसी कैनाल सिस्टम है ये। ठीक है, परियोजना जो है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक का लिया गया? ये लिया गया है मार्च 2023 तक का। ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य लिया गया है। अभी बिहार का जो निर्यात है बहुत कम है, लगभग 0.5% के आसपास है। देश में टोटल जो एक्सपोर्ट होता है उसका 0.5% ओनली बिहार से होता है। अब इसका 20 गुना करना चाहते हैं हम लोग, यानी कि 10% भारत का जो भी निर्यात है उसका 10% बिहार करना चाहता है और ये टारगेट लिया जा रहा है 2025 तक का। 2025 तक का ये टारगेट लिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हेपेटाइटिस को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य। हेपेटाइटिस एक लीवर से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, इसमें कैटेगरी है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, है ना, ए भी है। तो ये सब बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे लीवर पूरा खराब होते जाता है और बिल्कुल ही खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है लीवर। तो ये इसको पूरा खत्म करना जरूरी है और इसको टारगेट लिया गया है 2030 तक का। हेपेटाइटिस को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य लिया गया है 2030 तक का। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य लिया गया है 2030 तक। दोनों चीज, हेपेटाइटिस और एड्स जो है दोनों को 2030 तक खत्म करने का टारगेट दिया गया है। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब तक का लिया गया? टीबी को लिया गया जल्दी का है, आज से 3 साल बाद बोल रहे हैं कि टीबी खत्म कर देंगे 2025। हालांकि बहुत चुनौतियां हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो इतनी जल्दी जाती नहीं है। राजगीर और बोधगया में 24 घंटे सौर ऊर्जा बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य लिया गया जून 2023 में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अगर पर्यटन की बात करें बिहार में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पर्यटन के अलावा ये बुद्धिस्ट प्लेस से जोड़ा जा सकता है, बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है, बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका ना जो सौर ऊर्जा से बिजली पूर्ति करने से क्या होगा कि यहाँ पे तो पॉल्यूशन भी कम रहेगा और एक सिंबॉलिक सिटी है तो अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 24 घंटे सौर ऊर्जा से
बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य जून 2023 का लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आगामी लक्ष्यों से रिलेटेड कुछ था। अब अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 2021-22 में बिहार के विभिन्न विभाग द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल देख लेते हैं। ठीक है, वर्ष 2021-22 में बिहार के विभिन्न विभाग द्वारा शुरू किए गए ऐप एंड पोर्टल को देख लेते हैं। पहला ऐप है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, इंद्रब्रज ऐप। इंद्रब्रज ऐप जो है ये आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है। इसको आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है ना, उसने इसको जारी किया है कि क्या करेगा, 20 किलोमीटर दायरे में जब भी कोई बिजली गिरेगी तो कम से कम 40 मिनट पहले इसकी चेतावनी आपके ऐप पे मिल जाएगी कि भाई ये 20 किलोमीटर एरिया में 40 मिनट पहले ही आपको पता चल जाएगा कि अब बिजली गिरने वाली है। इससे क्या है कि आप बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो जाती है, काफ़ी नुकसान होता है, वो उसको कम किया जाएगा। परिमार्जन पोर्टल, परिमार्जन पोर्टल क्या है, ये है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, परिमार्जन, इसमें क्या होगा, इसमें इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें अगर आप मान लीजिए कि आपका कोई शिकायत है, आपके राइट से लेकर भूमि आपने होल्ड किया है, उसके जमाबंदी जो आपकी है उसमें सुधार आप कराना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसमें सुधार हो जाएगा। नाम गलत है, तमाम चीज़ें ये सब चीज़ें यहाँ पे सुधार हो जाएगी परिमार्जन पोर्टल से। अगला सवाल है विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। ये शिक्षा विभाग ने इसको लॉन्च किया है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है। ये वर्ग 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है इस ऐप के द्वारा। विद्या वाहिनी ऐप के द्वारा बिहार के शिक्षा विभाग ने 1 से लेकर 12 तक की जितनी भी किताबें हैं पाठ्यक्रम से रिलेटेड, उसको बच्चों को ऑनलाइन दिया जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको किताबें ऑनलाइन मिल जाएंगी। बिहार कैरियर पोर्टल, कैरियर पोर्टल है तो कैरियर से रिलेटेड होगा। शिक्षा विभाग ने इसको जारी किया है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा कक्षाओं में छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए है। माध्यमिक, मिडिल स्कूल या फिर उच्च माध्यमिक जो है, हाई स्कूल, वहाँ पे कक्षाओं को पहले से ही कैरियर के लिए भी काउंसिल किया जाएगा कि भाई आप मैट्रिक करते हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है, फर्दर आप इंटर करते हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है, 8वीं में हो, मतलब उनको गाइड किया जाएगा कि आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। ठीक है, तो कैरियर काउंसलिंग जो है बिहार कैरियर पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। अगला ऐप देख लीजिए। अगला ऐप है यहाँ पे ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप ये जारी किया है स्वास्थ्य विभाग ने। इसमें क्या है, टेली मेडिसिन के लिए है, मतलब कहने का मतलब लोग घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब आप डॉक्टर से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर लीजिए, ठीक है, उससे बात करके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा कि आपको ये दिक्कत है, आप दवा ले आइए और इसको खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ई संजीवनी तो लोगों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए। सुविधा ऐप क्या है, ये ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। सुविधा ऐप ये इसमें क्या है, वितरण कंपनियां जो है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो उन द्वारा उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार के सेवाओं, जैसे नया बिजली कनेक्शन लेना है, आपको ऑनलाइन बिल भुगतान करना है, बिजली की चोरी की सूचना देनी है, शिकायत दर्ज कराना है, वो सब आप इस सुविधा ऐप पे कर सकते हैं। सुविधा ऐप पे जाके आप नया कनेक्शन भी ले सकते हैं, बिजली की चोरी कहीं देखी है तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेवा समाधान वेब पोर्टल। ये जारी किया है सामान्य प्रशासन विभाग ने। सेवा समाधान, सेवा तो प्रशासन ही करती है ना, तो सेवा समाधान वेब पोर्टल जो है ये सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया गया है। इसमें क्या है, राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण किया जाएगा। मतलब कि जो भी आपको दिक्कत हो रही है, सेवा में आप हैं या फिर आप सेवानिवृत्त हो गए हैं और आपको लग रहा है कि मेरा ये पैसा नहीं आ रहा है, मेरे इसमें ये दिक्कत है, तो आप इस ऐप के, इस पोर्टल के जरिए आप शिकायत कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। नेक्स्ट है कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। इसमें क्या है, वित्त विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इससे प्रत्येक
परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ की सूचना सभी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। मतलब आप जो भी सरकारी सुविधा ले रहे हैं उस पे आप इस पे आपको मतलब रजिस्टर हो जाएगा, वो सबको पता चलेगा कि भाई ये जो है ना ये सारी सुविधाएं ये लोग ले रहे हैं। तो वो एक मतलब कहते हैं ना, सरकार सब कुछ कुछ भी हाइड नहीं करना चाहती, सबको उजागर करना चाहती है। तो कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल वित्त विभाग के द्वारा ये 2022-23 में इसको विकसित करने की घोषणा हुई है। इसमें प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ की सूचना सभी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। दृष्टि ऐप क्या है? एक जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किया गया ऐप है। इस विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस ऐप के द्वारा नजर रखी जाएगी। दृष्टि को नजर से सोचिए, जल संसाधन का जो भी परियोजना चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए दृष्टि ऐप है। चक्र मोबाइल ऐप क्या है? बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया ऐप है चक्र मोबाइल ऐप। बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराने का ये एक मोबाइल ऐप है। जितने अपराधी हैं उसका डाटा बैंक आपको मिल जाएगा इस ऐप से। वर्तमान में इस ऐप पे 4 से 5 लाख अपराधियों का डाटा उपलब्ध है। ठीक है, 4 से 5 लाख अपराधी, बहुत ज्यादा डाटा है उपलब्ध ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है ई निश्चय पोर्टल क्या है? पंचायती राज विभाग ने इसको जारी किया गया है। ई निश्चय पोर्टल को हर घर जल और गली नाली पक्कीकरण योजना, ये 7 निश्चय का ही पार्ट है। ये परियोजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत को दर्ज कर सकते हैं आप। आपको लग रहा है कि हर घर नल जल जो है या फिर गली नाली पक्की योजना जो है इसमें आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आप शिकायत कीजिए इस पोर्टल पे और उस पर कार्रवाई सरकार करेगी। हिट कोविड ऐप, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया था। राज्य में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की निगरानी एवं ट्रैकिंग के लिए था ये। ठीक है, अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब जो मदर और चाइल्ड का जो हेल्थ है ना शिशु का, उसके सेवाओं को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए मॉनिटरिंग का एक ऐप है। ठीक है, उसके लिए मॉनिटरिंग का ये एक ऐप है। ई लॉट्स पोर्टल क्या है? ई लॉट्स पोर्टल जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया ई लॉट्स पोर्टल। 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पे ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। तो एक तो वहाँ भी हमने देखा था, एक और ऐप में देखा था, यहाँ पे भी है। यह एक प्रकार शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय होगा, ई लॉट्स पोर्टल। और इस पोर्टल में 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ पोर्टल और ऐप था। ठीक है, पोर्टल और ऐप हो चुका है हमारा। तो ठीक है, अब हम भारत के विभिन्न रिपोर्ट जो है उसमें रैंकिंग वगैरह जो बिहार का आया है वो क्या रहा है और बाकी टॉप किसने किया है, जारीकर्ता कौन है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है इसको जारी किया है पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु ने इसको जारी किया गया है। और बिहार का स्थान जो है वो काफ़ी पुअर है, 17वां स्थान है। स्कोर देख लीजिए 1.343 है। और बड़े राज्यों में केरल ने इसको टॉप किया है। एक इंडेक्स निकाला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग ने। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2021 में बिहार का रैंक अगेन बहुत पुअर है, 19वां रैंक रहा है। पब्लिक अफेयर में तो 17वां और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 19वां। और गुजरात इसमें टॉप किया है। ठीक है, आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 का आया है और इसको इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने जारी किया है। बिहार का स्थान अगेन बहुत पुअर, सबसे अंतिम 29वां रहा है, 5.74। तो पूछा जा सकता है बिकॉज सबसे अंतिम है। तो इसमें टॉप किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने इसको टॉप किया है। और बिहार का स्थान ऑब्वियसली बहुत पुअर है,
29 है, लास्ट है। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी हुई है 2021 में, और इसमें इसको जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। 10वां स्थान जो है बिहार का एक इसमें आ गया नाम, रामपुर चौराम थाना का नाम आया है। रामपुर चौराम थाना जो कि अरवल डिस्ट्रिक्ट में बिहार में पड़ता है, इसका नाम 10वें नंबर पे आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा भी एक जो थाना है वो 10 देश के 10 जो टॉप के पुलिस स्टेशन है उसमें हमारा उच्चतम स्थानों में एक हमारा भी है। ठीक है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली को नंबर 1 रैंकिंग दिया गया है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 नीति आयोग जारी करता है, इसको नीति आयोग ने जारी किया है, और इसमें बिहार का रैंक जो है वो सबसे ज्यादा गरीब में सबसे ऊपर है। मतलब सबसे ज्यादा गरीब है कौन सा स्टेट? बिहार। 51.91% लोग गरीब हैं। हमारा गरीबी अभी भी 50% से ज्यादा है। और सबसे कम गरीब कौन है? तो केरल। केरल में गरीबी बहुत ही कम है, इसको इसने टॉप किया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22। ये 2020-21 ये भी नीति आयोग ने जारी किया है। इसको इंग्लिश में ग्रॉस डेवलपमेंट टारगेट जो है उसका एक भारत का सूचकांक आता है, और ग्रॉस डेवलपमेंट गोल्स जो है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सॉरी SDG जो इंडिया का है उसका जो सूचकांक है उसको जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने 2020-21 वाला सूचकांक जारी किया है, और इसमें बिहार का रैंक अगेन अंतिम है, सबसे अंतिम 52 स्कोर आया है बिहार का, सबसे अंतिम है, और नंबर 1 पे केरल है। तो लॉजिस्टिक में गुजरात था, और यहाँ पे SDG में केरल है, और एक और MPI में भी केरल है। सबसे कम गरीबी कहाँ पे है? केरल में। तो केरल, गुजरात, ये सब टॉप के स्टेट हैं। भारत का नवाचार सूचकांक 2.0 आया है। ये इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 इसको कहते हैं। इसको बेसिकली नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर ये तैयार किया है इंडेक्स, और इसमें जो है बड़े राज्यों में अगेन सबसे निचला स्तर है बिहार का, सबसे निचला, इनोवेशन में भी सबसे नीचे 14.48। बड़े राज्यों की बात करें केवल राज्यों में, तो कर्नाटक जो है टॉप पे है, कर्नाटक इनोवेशन में, और केंद्र शासित एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला दे तो इसमें प्रथम स्थान जो है वो दिल्ली का है। ठीक है, तो अगर खाली राज्यों की बात करें तो कर्नाटक इसमें टॉप पे है, लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला दे तो दिल्ली इसमें टॉप पे है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया है, ये टाटा ट्रस्ट इसको जारी करता है। बिहार का स्थान इसमें 13वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान 13वां है, और टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र। टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र। बिहार का रैंक 13वां। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया 2020 का, इसको शहरी और आवास और शहरी जो मंत्रालय है उसको जारी करता है। बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां है, 33वां है, इसका स्कोर आया है 53.26, और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन में मुजफ्फरपुर है। ठीक है, छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन में मुजफ्फरपुर है, और बड़े शहरों में प्रथम नंबर पे बेंगलोर है, और छोटे शहरों में प्रथम नंबर पे शिमला है। ठीक है, तो एक तो ये है कि पटना का आपको थोड़ा सा पूछा जा सकता है पटना का क्या रैंक रहा, और सबसे खराब प्रदर्शन में तो भैया इसका तो बहुत ज्यादा चांस है पूछे जाने का। मुजफ्फरपुर का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। सबसे टॉप पे बेंगलोर, और छोटे शहरों में सबसे टॉप पे शिमला। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 आया है, इसको भी आवास और शहरी मंत्रालय ने जारी किया है। नगर पालिका का प्रदर्शन देखा जाता है इसमें। पटना नगर पालिका का स्थान 16वां है इसमें, और टॉप पे इंदौर है, इंदौर नगर पालिका मिलियन से अधिक जनसंख्या में, ठीक है, टॉप पे है इंदौर, और पटना का स्थान 16वें नंबर पे। बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक आया है, चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक आया है। इसमें क्या है, नीति आयोग ने इसको जारी किया है। बिहार का स्थान अंतिम से दूसरा है, मतलब 18वां नंबर है। शुक्र है कि मतलब चलो इसमें एक तो ऊपर आया है, अंतिम से दूसरा है, 18वां नंबर है। केरल सबसे अच्छा परफॉर्मर है बड़े राज्यों में। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा, ठीक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया है 2020-21 का। FSSAI इसको जारी करता है, फूड
सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर बिहार है, 20वां नंबर है, और गुजरात इसमें बड़े राज्यों में टॉप पे है, गुजरात इसमें टॉप पे है। अगला देख लेते हैं, आधारभूत साक्षरता और गणना का सूचकांक आया है, मतलब बेसिक जो न्यूमरेसी होता है ना, उसका सूचकांक आया है, और इसको इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने इसको जारी किया है। सबसे अच्छा परफॉर्मर इसमें पश्चिम बंगाल है, और सबसे खराब परफॉर्मेंस इसमें बिहार का है। चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग आई है, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इसमें दूसरा स्थान जो है ये आया है इसमें मुजफ्फरपुर का, तीसरा औरंगाबाद का, और चतुर्थ जो है बांका का और शेखपुरा। ये मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अब चेंज को काफ़ी अच्छा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, चैंपियन बन रहे हैं उसमें, चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। ठीक है, तो दूसरा स्थान देख लो अच्छा है मुजफ्फरपुर अपना, औरंगाबाद तीसरा स्थान, चतुर्थ पे बांका, और पांचवा स्थान शेखपुरा। तो 2, 3, 4, 5 ये सारे हमारे स्टेट ने होल्ड किया, लेकिन पहले स्थान पे जो है दुमका है झारखंड का, दुमका है झारखंड का। बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता सूचकांक की एक लिस्ट आई है, इसमें प्रधानमंत्री की ये जारी किया जाता है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक जो वो है ना सलाहकार परिषद जो है वो जारी करता है, और बिहार का स्थान इसमें तीसरा है। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, तीसरा है, और राजस्थान इसमें टॉप पे है। बुजुर्गों का ख्याल हम रख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हम है, इसमें स्कोर 51.82 है, राजस्थान नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ये कुछ सूचकांक थे जो कि डिस्कस करने जरूरी थे, इसमें बन सकता है सवाल, पक्का एक सवाल बनेगा इसमें। अब वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2021 की बिहार से रिलेटेड, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन संरक्षण द्वारा जारी की जाती है। सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित हुई थी, और यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, 87 के बाद, और जिसके लिए दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये इसका नाम है रीसैट 2, ठीक है, जिसको रिसोर्ससैट 2 कहते हैं। ठीक है, रीसैट 2 के द्वारा जो सूचना है, इसके आंकड़े है उसको उससे ये सब जारी किया गया है। उससे लेकर बिहार का वन आवरण अगर बात करें तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ये डाटा तो रट लो, 7380.79। कैसे याद करोगे? 73 में 7 जोड़ो, 80 हो गया, 73 7 80, फिर 80 से एक कम कर लो पॉइंट करके 79। तो मतलब ये वाला पॉइंट वाला तो नहीं भी याद रखो, चल जाएगा, लेकिन 7380 फैक्ट तो आपको बिल्कुल याद ही रखना पड़ेगा। ये जो है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है, 7.84% है वन आवरण। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 75 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि एक अच्छी खबर है। लगभग 1.03% की वृद्धि इसमें हमने देखी है, तो ये एक अच्छी खबर है। ठीक है, वृद्धि होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए वन। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम थोड़ा सा वर्ग मतलब कुछ ऐसे कैटेगराइज करके देखते हैं कि कैसे कितना रहा है, कंपेयर करेंगे। बहुत घने वन जो थे 2019 में 333 किलोमीटर से स्क्वायर किलोमीटर, अभी भी उतने ही है, इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है। मध्यम रूप से घने वर्ग ये थे 3250, अब इनमें थोड़ी सी वृद्धि आ गई है, 3286 स्क्वायर किलोमीटर हो गए हैं। खुला वन जो है वो था 3693 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें भी वृद्धि आई है, 3762 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। कुल जो था पहले 7306 स्क्वायर किलोमीटर था, और अभी ये बढ़ के 7381 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। जिलों के वन आवरण के हिसाब से देखें क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे अधिक वन हमारे कैमूर में है, 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे ज़्यादा कैमूर में। उसके बाद वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 903.34 स्क्वायर किलोमीटर,
उसके बाद फिर रोहतास में आता है 669.91 स्क्वायर किलोमीटर। तो कहने का मतलब है कि बीपीएससी कई बार ऐसे पूछ लेती है कि आपको पूछ लेगी कि टॉप 3 जिले बताइए, या फिर ऐसे पूछ लेगी कि 4 ऑप्शन दे देगी, बोलेगी कि इसमें से कौन सा जो है वो एक टॉप 3 में नहीं आता है, तो आप चुनना पड़ेगा। तो कैमूर याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण याद रखिएगा, रोहतास भी आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे कम में किस जिले में है, तो सबसे कम जो है वो है शेखपुरा में। शेखपुरा में जो है, देख लीजिए यहाँ पे, शेखपुरा में जो है बनावरण वो सबसे कम है। यहाँ पे तो लगभग कहा जाता है कि है ही नहीं सिलसिला। 1.19 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत कम वन है शेखपुरा में। इसके अलावा जो अरवल है, अरवल में भी बहुत कम है 4.14, जहानाबाद में भी बहुत कम है 4.43। तो शेखपुरा सबसे कम में टॉप पे, अरवल जहानाबाद, शेखपुरा अरवल जहानाबाद। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कैमूर, फिर उसके बाद वेस्ट चंपारण और फिर था रोहतास, ठीक है, फिर टॉप में थे। और ये क्या है, ये लोअर में हो गया शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अच्छा, प्रतिशत के हिसाब से ये तो था, ये सब था किसके हिसाब से, ये सब था वन क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इसमें फिर अगेन टॉप पे कैमूर ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे 31.56% यहाँ का जो लैंड है वो वन है उसमें। जमुई 2 पे आएगा, जमुई पे 21.34% वन है, और नवादा में 20.72% वन है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से भी कैमूर ही ऊपर है, लेकिन 2-3 जो प्लेस हैं वो बदल गए। वहाँ पे क्या था, वेस्ट चंपारण था, यहाँ पे जमुई आ गया, वहाँ पे क्या था, रोहतास था, अभी क्या है, नवादा आ गया। अब अगर हम बात करें सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पे शेखपुरा टॉप पे ही रहेगा 0.17%, फिर बक्सर आ जाता है, सिवान आता है। तो यहाँ पे भी 2-3 नंबर बदल गया, यहाँ पे भी 2-3 नंबर बदल गया। बक्सर और सिवान में लगभग एक ही जैसा है 0.35%, सिवान में भी 0.35%, और शेखपुरा में 0.17%, जो कि बहुत कम है। ठीक बात है, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा सर्वाधिक वृद्धि देख लेते हैं। सर्वाधिक वृद्धि 2019 की तुलना में बांका में सबसे ज़्यादा हुई है। बांका में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 16.29, एरिया वाइज मैं बता रहा हूँ। और जमुई में उसके बाद 13.22 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि फिर गया। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है बांका में हुई, ये भी पूछा जा सकता है। जमुई और गया तो छोड़ दो, करना ही पूछेगा, लेकिन बांका वाला पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई, तो बांका में हुई। और सर्वाधिक नुकसान कहाँ हुई, तो सर्वाधिक नुकसान जो है कैमूर में हुई है, लगभग 4.83% स्क्वायर किलोमीटर एरिया लॉस हो गया है। यहाँ पे वन काट लिए गए होंगे वहाँ पे। सुपौल में उसके बाद फिर रोहतास में। तो ये दोनों बांका और सुपौल, बांका और कैमूर आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ अन्य बिंदु देख लीजिए। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है उसमें 796.12 स्क्वायर किलोमीटर वन है, जो कुछ टाइगर रिजर्व क्षेत्र का कुल होना चाहिए, कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है। मतलब बिहार में जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है ना, उसमें जो एरिया है 928.80 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें जो है 796.12 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर वन है, जो कि पूरे इस एरिया का 85.71% है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो पता ही है, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। नेक्स्ट पड़ता है बिहार में वृक्ष आवरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 2341 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है, ठीक है। और इसमें 338 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्ष आवरण पूछा है, वनावरण नहीं पूछा है, ठीक है। तो वृक्ष आवरण जो है वो टोटल 2341 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कुल राज्य का जो है 2.48% है। अगर कुल वन पूछ रहा है वनावरण, तो वो 7380.79 आपको याद रखना है, 738079, ठीक है। ये टोटल का परसेंटेज में देखोगे तो 7.84% है।
लेकिन अगर खाली वृक्ष आवरण पूछे तो वो 2341 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.48% है। ठीक है, और वृद्धि जो है वो 338 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। अति सघन, बहुत ज्यादा जो घने वन है, 70% से अधिक शिखर घनता वाला, तो 4.5% है। मध्यम सघन जो है 40 से 70% शिखर वाले, वो 44.5% है। और खुले वन जो है सबसे ज्यादा है, 51%। तो घने वनों की संख्या जो है वो कम है, मतलब उनका जो एरिया जो है वो कम है। परसेंटेज में देख लीजिए आप, 2.5% ही है। अच्छा, बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले देख लीजिए, वनावरण की बात हो रही है, तो वनावरण में शीर्ष जिले बहुत घने वन में पश्चिम चंपारण है, वहाँ पे बहुत घने वन है। मध्यम रूप से घने वर्ग में पश्चिम चंपारण ही है, और खुला वन में कैमूर है। कैमूर में खुला वन सबसे ज्यादा है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण के हिसाब से देख लीजिए, वनावरण जो है वो है कितना, 7385 होना चाहिए, वैसे 7380 या फिर 7381 कह सकते हैं, लगभग में ले लिया है। 7.84% है टोटल, और 75 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है पहले के डाटा के हिसाब से। वृक्षावरण मैंने डिस्कस करा ही दिया था कि 2341 2341 स्क्वायर किलोमीटर, 2.48% की वृद्धि हुई है, और वृद्धि जो है टोटल 338 स्क्वायर किलोमीटर की है। कुल जो है टोटल इन दोनों को जोड़िएगा तो 9722 स्क्वायर किलोमीटर आएगा, जो कि परसेंटेज में 10.32% है टोटल वन का। ठीक है, टोटल वन एरिया का, भौगोलिक एरिया का 10.32% है, जो कि इसमें टोटल वृद्धि जो इन दोनों को जोड़िएगा तो 413 स्क्वायर किलोमीटर की आई है। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वन का रिपोर्ट, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई कुछ नीति और विधेयक। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई कुछ नीति और विधेयक जानते हैं। नई नीति और इसके उद्देश्य पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली नीति आई है बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022। बिहार की नगरपालिका में का जो पहले अध्यादेश था, ऑर्डिनेंस था, उसको संशोधित किया गया 2022 में। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से के कराने के लिए संशोधन किया गया है। अब जो है, जो नगर निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, अब पहले डायरेक्ट नहीं होता था, अब डायरेक्ट इलेक्शन कराने का प्रावधान इसमें किया जा रहा है, बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022। ठीक है, किसके, नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए। अगला है बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। इसमें क्या होगा, इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। पहले क्या था कि सहमति देना बाध्य थे वो बेचारे, अगर कोई सरकारी तरीके से कोई विकास के लिए कोई किसी का जमीन लिया जा रहा था तो उनको क्या ना सहमति करना बाध्य हो जाते थे, उनको देना ही पड़ता था। बट अब सहमति जो है कि बाध्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है। ठीक है, इससे शहरी विकास विभाग के जमीन अधिग्रहण में 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। तो अब क्या है, बिना सहमति के भी अब जो है आपसे वो जमीन ली जा सकती है, बिना सहमति के भी आपसे वो जमीन ली जा सकती है। सहमति की बाध्यता जो है वो हटा दी गई है। अगला देखते हैं। तो कोई ये अच्छा वो नहीं है, अच्छा कदम नहीं माना जा सकता, बिकॉज जिसकी जमीन है उसको तो लॉस हो जाएगा। अगला है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 का लाया गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ठीक है, संशोधन विधेयक 2000। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 75 वर्ष और सब सदस्यों के लिए 70 वर्ष कर दी गई है। ये एक अजीब सा स्टेप है। जनरली आदमी को देखा जाता है कि जनरली रिटायरमेंट 65 से 67 साल तक हो जाती है किसी भी केस में लगभग।
ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन लाके जो इसके अध्यक्ष होंगे, इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, वो आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा, अध्यक्ष की बात करें तो 75 साल, और जो सदस्य होंगे उसके मेंबर्स जो होंगे उसका है 70 साल। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कोविड के बाद लाई गई है। ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी काफी ज्यादा, तो राज्य में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन की उत्पादन में तेजी लाना, ठीक है, ये ऑक्सीजन का जो है कमी के बाद ये लाया गया। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। राज्य में उद्योगों की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्य बंधन करना, राजस्व उत्पन्न करना और रोजगार सृजित करना इसका टारगेट है। इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयां लगाई जाएंगी। इथेनॉल जो है, इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इथेनॉल से बता दे रहे हैं कि जहाज भी उड़ेगा और एक ऊर्जा का साधन होगा। बहुत अच्छा कदम है इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। पेयजल उपभोग शुल्क नीति आई है 2021। इसके तहत नल जल योजना के संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रख रखाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसका रख रखाव शहरी स्थानीय निकाय को दिया जाएगा। तो पहले क्या था कि जो संवेदक थे वो 5 वर्ष का रख रखाव कर रहे थे, लेकिन 5 वर्ष के बाद उसके रख रखाव मतलब मेंटेनेंस का जो जिम्मेदारी है शहरी स्थानीय निकाय को दे दिया जाएगा। पेयजल उपभोग शुल्क नीति, आपको पता ही है कि हर घर नल का जल वाला स्कीम चल रहा है आजकल, है ना, उसी से रिलेटेड है। जो नल लगेगा उसकी रख रखाव भी तो जरूरी है। 5 वर्ष तक कौन करेगा, तो संवेदक करेंगे, बाद में इसको स्थानीय निकाय को दे दिया जाएगा। बिहार खनिज संशोधन नियमावली आई है 2021 की। जो अवैध खनन चल रहा था, जो परिवहन चल रहा था, भंडारण चल रहा था खनिज का, एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त दंडात्मक प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें कठोरता लाई गई है। बिहार पहला राज्य है जिसने इस तरह के नियम को अधिसूचित किया है, ठीक है। बिहार ऐसा पहला राज्य है, ठीक है, होना भी चाहिए। अवैध खनन वगैरह बहुत चलता था, खनन माफिया, आपने वो मूवी भी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो तो वो यही इसी बेस पे है। अगला सवाल है, बिहार राज्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 ये लाया गया है। तो इसमें क्या है, चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब देखो, चिकित्सा शिक्षा के बिहार में थोड़ी कमी देखी जा रही थी, और इस कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड विश्वविद्यालय जरूरी थे ताकि चिकित्सा की शिक्षा दी जाए। तो ये नीति लाकर, ये अधिनियम लाकर, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम लाकर इसको पूरा करने की कोशिश है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक, इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्ययन का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष किया गया है। मिनिमम जो कार्यकाल है 3 वर्ष या अधिकतम जो होगा 70 साल का किया गया है। बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण 2020, बिहार सरकार के आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2021 के तहत ये लाया गया। आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स होते हैं ना, उसके रिलेटेड है ये आर्द्र भूमि, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। तो इसके द्वारा जो कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको सुगम करने के लिए लाया गया है। इस नीति के माध्यम से नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में समग्र विकास करना इसका टारगेट है। तो कृषि व्यवसाय जरूरी है, बिकॉज अभी भी बिहार में लगभग मतलब बहुत ज़्यादा लोग कृषि पे डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चरल सोसाइटी है हमारी, तो उसको उद्योग में अगर बदला जाए थोड़ा सा तो फायदा होगा हमें, ठीक है। तो इसके लिए ये नीति लाई गई है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें बिहार का क्या परफॉर्मेंस रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था जो कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने जारी किया था, उसका जो है उसमें बिहार का कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो जारीकर्ता मैंने बता ही दिया, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय 2021 का ये सर्वेक्षण निकला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कुल 4320 शहरों ने भाग लिया, ये इम्पोर्टेंट है।
4320 शहरों ने भाग लिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के तहत 342 शहरों का चयन किया गया, 342 शहर चुने गए, ठीक है, और सबसे स्वच्छ शहरों की एक रेटिंग स्टार प्रदान किया गया। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में, यहाँ पे हमारे स्टेट में 100 से अधिक नगर निकाय है, ऐसे राज्यों में जो बिहार का स्थान है वो 13वां है, अच्छा नहीं है। देश के 4320 शहरों में से पटना की ओवरऑल रैंकिंग 945 है, बहुत पुअर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन जो है 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर है? तो 5 शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वेक्षण गंगा टाउन टॉप 10 में बिहार के 5 शहर हैं, पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। पटना और हाजीपुर तो आसपास ही है, और छपरा फिर अगेन आसपास ही हो गया। मुंगेर थोड़ा सा उधर पड़ जाता है, बेगूसराय पटना से आगे पड़ता है। पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। गंगा किनारे वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुंगेर दूसरे, पटना तीसरे, हाजीपुर 7वें और छपरा 8वें, बेगूसराय 9वें पर है, ठीक है। तो मुंगेर जो है दूसरे पे है 1 लाख से अधिक आबादी वाले में, पटना तीसरे पे है, हाजीपुर 7वें पे, छपरा 8वें और बेगूसराय 9वें, टोटल 5 टॉप 10, ठीक है। मुंगेर दूसरे पे है। गंगा किनारे वाले 1 लाख से कम आबादी वाले 43 शहरों में सोनपुर चौथे पे है, सुल्तानगंज 16वें पे है, बख्तियारपुर 18वें पे। तो इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा है। स्वच्छ छावनी वाले 62 शहरों में बिहार से एकमात्र दानापुर छावनी उसमें आई है, 53वें नंबर पे है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। एकमात्र ये छावनी है हमारी जो कि 62 शहरों में 53वें नंबर पे है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 25 शहरों और 1 लाख से कम आबादी वाले टॉप 25 शहरों में बिहार का एक भी शहर नहीं है, ठीक है। टॉप 25 में एक भी नहीं है। जिला रैंकिंग में देश भर में के जिले 659 जिलों में गया को 289, सुपौल को 300, पटना को 313 और मुजफ्फरपुर को 351वां नंबर दिया गया है रैंकिंग में। जिलों में बहुत खराब रैंकिंग है, कोई भी जिला हमारा टॉप 100 में नहीं है। 50,000 से 1 लाख आबादी वाली कैटेगरी में पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार के सुपौल जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड सुपौल को 50,000 से 1 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में सुपौल जिले को रखा गया है। बेस्ट फीडबैक सिटीजन फीडबैक अवार्ड से इसको नवाजा गया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं श्रेणी और बिहार में शीर्ष स्थान किसको मिला है। 10 लाख से अधिक वाले 48 शहरों में बिहार में पटना का जो है 44वां, वैसे तो बहुत खराब रैंकिंग है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले 374 शहरों में गया का 208वां, ये भी बहुत खराब रैंकिंग है, ठीक है। अब हम देखेंगे बिहार में सड़क नेटवर्क सितंबर 2021 तक सड़क नेटवर्क हम देख लेते हैं। हमारे यहाँ जो NH है वो 5,947 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जो NH जो पड़ता है वो पटना में 506 किलोमीटर है। सबसे कम जो है शिवहर में है 22 किलोमीटर। स्टेट हाईवे की बात करें, जो राज्य के उच्च परिपथ की बात करें, तो टोटल है बिहार में 37 से 14 किलोमीटर। पटना में अगेन सबसे ज़्यादा और शिवहर में सबसे कम। ग्रामीण पथ जो है सबसे ज़्यादा मधुबनी में है और अरवल में सबसे कम है। ग्रामीण पथ की जो लेंथ है टोटल, वो नेटवर्क जो है वो है 1,20,503 किलोमीटर, 1,20,503 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पंचायत चुनाव हुआ था 2021 में, बिहार पंचायत चुनाव, उससे रिलेटेड कुछ जानकारी जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार पंचायत चुनाव 2021। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जो है 24 अगस्त, कई बार डेट पूछ लेता है,
24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। बिहार का पंचायत चुनाव 2021 11 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरण हुए? तो 11 चरण हुए। नोटिफिकेशन कब आया था? 24 अगस्त 2021 को 11 चरण हुए। 24 सितंबर को पहला और 12 दिसंबर को अंतिम चरण का हुआ। टोटल 11। बिहार पंचायत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या थी 6,38,94,737। मतदान केंद्र कितने थे? तो 1,13,891। कुल पद कितने थे? 2,47,656, जिसमें ग्राम पंचायत में 8,067 पद थे और कुल मुखिया 867 ही हुए। ग्राम कचहरी के सरपंच 867 हुए। ग्राम कचहरी के पंच जो थे 1,09,634 हुए। वार्ड 1,09,634 हुए। पंचायत समिति के सदस्य 11,094 हुए और जिला परिषद सदस्य 1,160 हुए। ठीक है, जिला परिषद के सदस्य जो थे ये 1,160 हुए। ठीक है, अब देख लेते हैं बिहार के सभी 11 चरणों में 61.13% की मतदान हुई। 61.13% की। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में सर्वाधिक 65.44%, जबकि सबसे कम दूसरे चरण में 55.02% मतदान हुआ। एवरेज निकालें तो 61.13। सभी 11 चरणों में महिलाओं ने चुनाव प्रक्रिया में के दौरान बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग किया। प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। बिहार का वह प्रखंड जहां सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी वो है सरमेरा प्रखंड, नालंदा पड़ता है। ये पूछा जा सकता है। बिहार का ये प्रखंड है जहाँ पे सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी है। समरेरा प्रखंड, नालंदा। बिहार का जो पंचायत चुनाव हुआ है, बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया है। पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। इससे पहले पंचायत चुनाव में नहीं होता था, अब ईवीएम का से इसका चुनाव किया गया। राज्य के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इन पदों पर 6 माह के अंदर चुनाव होगा। अब ऐसा क्यों हुआ समझ में नहीं आता है। होना चाहिए था चुनाव, यहाँ पे लोग खड़े होने चाहिए थे। लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन ही नहीं दिखाया। प्रत्याशी ही नामांकन नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। 21 साल में ये मुखिया बन गई है लड़की अनुष्का जो है 21 साल में बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली जो है ये कुशहर पंचायत की मुखिया बनी है। शिवहर में कुशहर पंचायत की मुखिया बनी है। शिवहर की रहने वाली है और कुशहर पंचायत की मुखिया बनी है। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पूर्ण मतदान कराया जाएगा। डिस्प्यूटेड है तो 4 सीटों के लिए पूर्ण मतदान कराया जाएगा। ठीक है, थोड़ा नोट में देख लेते हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत हैं। 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत हैं। ठीक है, और बिहार नगर पालिका संशोधन 2020 के अनुसार वर्तमान में 8 नए नगर परिषद जोड़ दिए गए हैं। तो इससे इनकी संख्या जो है 109 नए नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी। बिहार नगर पालिका संशोधन 2020 के अनुसार वर्तमान में 8 नए नगर परिषदों 109 नए नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 8 नए नगर परिषद। तो पहले कितने थे? 49 थे। 8 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएंगे 57 और 109 नए नगर पंचायतों की भी स्थापना होगी। और अभी कितने हैं? 81। इसके अलावा 32 नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया जाएगा। 284 ग्राम पंचायतें पूरी तरीके से अन्य 205 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में समाहित हो जाएंगे। ठीक है, बिहार की कुल शहरी आबादी 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 1.17 करोड़ थी, जो कि 11.3% था और 1.5 करोड़ अब हो जाएगी। अब बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% से बढ़कर 15.3% हो गई है।
शहरीकरण अब तो हो ही गई है, ठीक है। तो ये अगर 2011 डाटा ना पूछे तो आपको 15.3 ही लगाना है। बिहार में शहरों की कुल संख्या 199 है और 1 लाख से इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 26 है। बिहार में गाँव की संख्या 39,073 है। कुछ पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित है, इसको हम देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2021 जो मिला है, बेसिकली पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये वर्ष 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म पुरस्कार, जिसमें बिहार के 2 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, ठीक है। बिहार के 2 व्यक्ति हैं इनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म श्री जो है 2022 में आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्यकर्ता, राजगीर विरायतन की संस्थापक हैं। आचार्य चंदना जी, इनको देख लीजिए फोटो, सामाजिक कार्यकर्ती हैं ये, राजगीर विरायतन की संस्थापक हैं। और श्री शैवाल गुप्ता मरणोपरांत दिया गया है इनको। साहित्य और शिक्षा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना ADRI के स्थापना में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी, श्री शैवाल गुप्ता मरणोपरांत, ठीक है। एक तो चंदना जी और शैवाल गुप्ता जी। पद्म पुरस्कार 2021 की बात करें तो ये तो 2022 वाला था, 2021 का ही, सॉरी। इसमें बात करें तो वर्ष 2021 में कुल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें बिहार के 5 व्यक्ति शामिल थे। पद्म भूषण 2021 में रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया था, ये लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। पद्मश्री जो दिया गया था श्री दुलारी देवी को दिया गया था कला और मधुबनी पेंटिंग में। श्री रामचंद्र माझी कला भोजपुरी लोक नर्तक थे। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा से रिलेटेड थे। श्रीमती मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड, गोवा की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी थी। प्रमुख कृति धरवास ज्यो मेहंदी इन्होंने कृत किया था। पद्म पुरस्कार 2020 की बात करें तो इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन इसमें 118 व्यक्तियों को दिया गया था, बिहार के 7 व्यक्ति शामिल थे। तो 22 में देख लो 2 हो गए, 21 में 5 थे और 20 में 7 थे, तो कम हो रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं। अब बिहार में हो रहे नए निर्माण कार्य को देख लेते हैं। बिहार में हो रहे नए निर्माण कार्य को देखते हैं। बिहार राज्य द्वारा वर्तमान में हो रहे नए निर्माण कार्य, हेडिंग है यही हमारा, भवन निर्माण विभाग बिहार के द्वारा ये सब किया जा रहा है। तो देख लेते हैं। बापू टावर कहाँ बनाया जा रहा है? ये गर्दनी बाग पटना में बनाया जा रहा है। महाबोधि संस्कृति केंद्र बोधगया में। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब में, प्रकाश पुंज, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज, लाइट हाउस जिसको कहते हैं, ठीक है, पटना साहिब में। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर, माल सलामी कम्युनिटी सेंटर, ये भी पटना सिटी में बनाया जा रहा है। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी में। इसके अलावा राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये राजगीर में बनाया जा रहा है। राज्य खेल अकादमी भी बनेगा यहाँ पे और सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी, दोनों राजगीर में। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र संग्रहालय, ये बनेगा वैशाली में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रही है पटना में। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में बन रहा है, पशुओं से रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। रीजनल साइंस सेंटर गया में बनाया जाएगा, रीजनल साइंस सेंटर गया में बनाया जाएगा। तो एक बार क्विकली इसको फिर से देख लेते हैं। रीजनल साइंस सेंटर गया, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना, बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय वैशाली, राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर, माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी, ठीक है। आगे भी है थोड़ा सा, बापू टावर है, उसको देख लेते हैं। बापू टावर पटना,
महाबोधि संस्कृति केंद्र बोध गया, बहुउद्देशीय प्रकाश कुंज पटना साहिब और माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी। अब बिहार में नए निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं। अमेठी में रोहतास में पड़ता है, बनाया जा रहा है। तेजपुरा में भी लघु जल विद्युत परियोजना का नाम औरंगाबाद में तेजपुरा रखा गया है। पहरामा जो है रोहतास में, राजापुर सुपौल में, मठौली पश्चिम चंपारण में, रामपुर रोहतास में, नटवार भी रोहतास में, सिपहा औरंगाबाद में, देहरा औरंगाबाद में, वलीदाद अरवल में, बड़वल पश्चिम चंपारण में। इन सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का कुल क्षमता 9.3 मेगावाट होगा। छोटी छोटी हैं ये। बिहार में पहले से ही भी 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनसे कुल बिजली जो है 54.3 मेगावाट हो रही है। सब लघु वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, इनको देख लेते हैं। तो राज्यपाल हमारे कौन है? राज्यपाल हमारे फागू चौहान है। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। उप मुख्यमंत्री 2 लोग हैं, ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो है संजय करोल है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल बिहार के, और ये पटना के मुख्य न्यायाधीश हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन से हैं? विजय कुमार सिन्हा हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, ठीक है, महेश्वर हजारी हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के कौन है? तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, मतलब अपोजिशन पार्टी का नेता तेजस्वी। अब विधान परिषद में सभापति कौन है? तो अवधेश नारायण मिश्रा है, और अवधेश नारायण सिंह है, सॉरी। विधान परिषद की उप सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह ही है। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हैं। मुख्य सचिव अमीर सुभानी बने हैं, और मुख्यमंत्री प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बने हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, महाअभियंता ललित किशोर, पुलिस महानिदेशक डीजीपी बिहार के एस.के. सिंघल, राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, राज्य के नए सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण एवं फूल चंद्र चौधरी, ये भी कई बार पूछा है, त्रिपुरारी शरण एवं फूल चंद्र चौधरी। लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष आर के महाजन जी। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री वगैरह को देख लेंगे, है ना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाय बाय।